हेलो एस्पिरेंट्स, मैं दीपांकर गरोला ग्रो विद एजुकेटर्स पर हम उत्तराखंड हिस्ट्री लेक्चर सीरीज का आज हमारा तीसरा लेक्चर है। इससे पहले हमने 2 लेक्चर को कंप्लीट कर दिया था। जो पहला लेक्चर था, अगर आपने वो पहला और दूसरा लेक्चर आपने अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसको देख लीजिए। उसके बाद आगे आपको तभी समझ आएगा, क्योंकि हमें हिस्ट्री हमें प्रारंभ से ही पता होनी चाहिए। तो हमने जो पहला लेक्चर था उसको हमने स्टार्ट किया था प्राग ऐतिहासिक काल से। हमारा दूसरा लेक्चर आद्य ऐतिहासिक काल पे था और तीसरा लेक्चर हमारा है ऐतिहासिक काल पे, उत्तराखंड का ऐतिहासिक काल। देखो, ऐतिहासिक काल क्या होता है? जब हमें अपने इतिहास के बारे में साहित्यिक स्रोतों या लिखित स्रोतों से पता चलता है, जब हम अपने इतिहास को पढ़ सकते हैं तो उसको हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। हमें ऐतिहासिक काल की जानकारी हमें कौन कौन से स्रोतों से प्राप्त हुई? तो इसमें पहला आता है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत वे स्रोत जो प्राचीन काल से जमीन में दफन कोई नगर का अवशेष या कोई मुद्रालेख या फिर शिलालेख इत्यादि, जब ये हमें ये प्राप्त होते हैं तो उनसे हमें ये पता चलता है कि जो आधुनिक जो हमारे नगर है इनसे पहले यहाँ पे क्या था, और उसके इतिहास के बारे में हमको बहुत कुछ पता चल जाता है। इसमें दूसरा आता है लिखित स्रोत। इसमें जो पहला है वो होता है हमारे धर्म ग्रंथ या धार्मिक साहित्य, और दूसरा होता है जो हमारा सामान्य जो साहित्य होता है, जो किसी राजा द्वारा या फिर राजा के मंत्री या फिर किसी लेखक के द्वारा उस समय की समकालीन घटनाओं का जो विवरण देता है, उसको हम साहित्यिक स्रोत कहते हैं। इसमें जो तीसरा स्रोत है हमारा, वो होता है विदेशियों के यात्रा वृत्तांत। जो विदेशी लोग जैसे फायान, हैंसांग, इत्सिंग इत्यादि जो विदेशी लोग थे, वो भारत में आए, उन्होंने यहाँ का वर्णन किया और अपने किताब में उसको संकलित कर दिया। आज हमें उन किताबों से अपने इतिहास के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। फिर उत्तराखंड का ऐतिहासिक काल है, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुरातात्विक स्रोत के बारे में। हमारे पास कौन कौन से पुरातात्विक स्रोत हैं जिससे हमें अपने इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। सबसे पहले इसमें आता है नगर के ध्वंसावशेष। देखो, ध्वंसावशेष का अर्थ क्या होता है? अगर प्राचीन कोई नगर था वो विध्वंस हो गया था और आज उसके अवशेष हमें जब मिलते हैं तब उसको हम ध्वंसावशेष कहते हैं। इसमें जो पहला है श्रीनगर, अलकनंदा तट पर प्राचीन राज्यों की राजधानी ही नहीं अपितु प्राचीन यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव भी था। अलकनंदा के बीच में एक टापू है जिसपे श्रीयंत्र का चिन्ह अंकित है, इसको श्रीयंत्र टापू भी कहते हैं। नगर के चारों ओर 4 शिवलिंगों की स्थापना जो काफी प्राचीन कालीन है। कुमारकालीन मंदिर, लक्ष्मीनारायण मंदिर समूह के 5 मंदिर, भक्त्याना में गोरखनाथ गुफा तथा केशवराम मंदिर महत्वपूर्ण है। केशवराम मंदिर या मठ के द्वार पर शक संवत 1547 या ईस्वी 1469 का एक लेख मिला है। महाभारत काल में यह कुनिंद नरेश स्वभाव की राजधानी थी और इस नगर में संभवतः कहीं बाढ़ का सामना किया होगा, जिससे यहाँ के पुरातात्विक अवशेष नष्ट हो चुके हैं। 1796 में कैप्टन हार्डविक ने इस नगर के बीच जीर्ण शीर्ण अवस्था में अजयपाल के राजा प्रसाद महल को देखा। इसके अतिरिक्त नगर के समीप श्रीकोट गंगा नाली में पंवार काल से पुराना शिव मंदिर मिला है। अलकनंदा के दूसरे छोर पर रानी हाट गांव में राजराजेश्वरी मंदिर पूर्व पंवारकालीन वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। देखो, इसको हम अभी समझेंगे। अलकनंदा के तट पर जो श्रीनगर जो बसा हुआ है, ये प्राचीन राज्य की राजधानी भी थी। जैसे आपको ज्ञात होगा, जो कुनिंद राजवंश की राजधानी श्रीनगर ही थी, ये महाभारत के वन पर्व में उल्लेखित है। उसके बाद यहाँ पे जो प्राचीन कालीन जो यात्रा चलती थी, जो अभी भी जो केदारनाथ या बद्रीनाथ की यात्राएं होती हैं, तो जो यात्री हैं उनका मुख्य पड़ाव श्रीनगर ही था, क्योंकि श्रीनगर से होके ही केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा हम कर सकते हैं। तो ये एक यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव भी रहा है। अलकनंदा नदी पर एक टापू है, इस टापू पे श्रीयंत्र का चिन्ह अंकित है। इस टापू को श्रीयंत्र टापू के नाम से जाना जाता है। ये हमारे स्वतंत्रता संग्राम में भी यहाँ पे ये चर्चा में रहा है, श्रीयंत्र टापू। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि श्रीयंत्र जो टापू है वहाँ पे क्या हुआ था। और नगर के चारों ओर 4 शिवलिंगों की स्थापना की गई थी। ये शिवलिंग ये काफी प्राचीन है। उसके बाद हमारे पास जो साक्ष्य मिला है प्राचीन काल का, वो है लक्ष्मी नारायण मंदिर समूह। श्रीनगर के अलग अलग 5 जगहों पे लक्ष्मी नारायण के 5 मंदिर हैं, जिनको लक्ष्मी नारायण मंदिर समूह के नाम से जाना जाता है। भक्त्याना श्रीनगर से कुछ दूरी पर गोरखनाथ गुफा है, यह काफी महत्वपूर्ण है इतिहास की दृष्टि से। तथा केशवराम मठ
जो केसराम जो मठ है ये 2013 की आपदा में ये नष्ट हो चुका है, लेकिन इसके जो इसका द्वार था, जो मठ का द्वार था, वहाँ पे शक संवत 1547 या ईस्वी में 1469 ईस्वी का एक लेख मिला है जो काफी महत्वपूर्ण है। महाभारत काल में जो कुनिंद राजा थे, महाभारत के वन पर्व में ये उल्लेखित है कि श्रीनगर सुबाहु की राजधानी थी, जो एक कुनिंद राजवंश का राजा था। जो कुनिंद लोग थे इन्होंने महाभारत में भी हिस्सा लिया था और इन्होंने पांडवों की ओर से युद्ध में हिस्सा लिया। इस नगर में संभवतः कहीं बार बाढ़ आई होगी, क्योंकि ये नगर कहीं बार बसा, फिर नष्ट हुआ, फिर बसा, और जो पुरातत्व अवशेष थे उनको नष्ट कर। इसका एक साक्ष्य हमें प्राप्त होता है कि जो कैप्टन हॉर्विक है, इन्होंने 1796 में श्रीनगर की यात्रा की और इन्होंने नगर के बीचों बीच एक जीर्ण शीर्ण अवस्था में, मीन्स जर्जर अवस्था में, अजयपाल का राजा प्रसाद का अर्थ होता है राजा का महल। इन्होंने जो राजा थे अजयपाल, उनके महल को देखा था जो कि जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। श्रीकोट जो श्रीनगर का ही एक छोटा सा कस्बा है, वहाँ पवार काल से पुराना एक शिव मंदिर मिला है। अलकनंदा के दूसरे छोर पर एक छोटा सा गांव है रानीहाट। देखो रानीहाट जो है, यहाँ पे एक बहुत ही भव्य मंदिर है, राजराजेश्वरी मंदिर। यह पवार काल की उत्कृष्ट वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा और वास्तुकला की दृष्टि से बहुत ही उत्कृष्ट है। देखो जो राजराजेश्वरी जो देवी है, ये पवार वंश की अधिष्ठात्री देवी है। हमारे पास जो दूसरी साइड है यह है गोविशाण। गोविशाण आपने पढ़ा होगा, ये काशीपुर का पुराना नाम है। पहले हम इसको देखेंगे। गोविशाण के ध्वंसावशेष काशीपुर के आसपास प्राचीन आद्य ऐतिहासिक नगर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चीनी यात्री फायन ने इसका उल्लेख किया, जबकि वैनसांग ने क्यू पी स्वाडनौ के नाम से इस नगर का विस्तृत वर्णन किया। इसकी पुस्तक सीयूकी के अंग्रेजी अनुवाद में क्यू पी स्वाडनौ का संस्कृत रूपांतरण गोविशाण है। इस नगर का विस्तृत वर्णन किया था। इन्होंने कहा था कि हिमालय के तलहटी में एक नगर है जिसका नाम क्यू पी स्वाडनौ है, और इनने अपनी पुस्तक सीयूकी में ये सब कुछ लिखा था। सीयूकी का जब अंग्रेजी अनुवाद किया गया, तो फिर उसका अंग्रेजी अनुवाद का फिर से संस्कृत रूपांतरण करने पर क्यू पी स्वाडनौ का जो अर्थ निकला वो था गोविशाण। तो इसलिए हमें ये पता चलता है कि काशीपुर का पुराना नाम ही गोविशाण है। तो जो विदेशी लोग थे, जो विदेशी यात्री थे, उनकी जो पुस्तक या उनका जो यात्रा वृत्तांत था, हमें अपने इतिहास के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। देखो जो गोविशाण टीला था, सबसे पहले पुरातत्वविद कनिंघम, देखो जो कनिंघम थे ये भारतीय आर्कियोलॉजिकल सर्वे के प्रमुख थे। उन्होंने इस स्थल का सर्वेक्षण करवाया था और उसके बाद यहाँ उत्खनन कार्य स्टार्ट हुआ। यहाँ से प्राप्त इष्टिका का अर्थ होता है ईंट। यहाँ से जो प्राप्त ईंट हमें जो प्राप्त हुए हैं, उनका काल जब निर्धारित किया गया, उन पे रिसर्च की गई, और तो उनका काल जो निकला वो था 2600 ईस्वी पूर्व। इसका अर्थ ये हुआ कि 2600 ईस्वी पूर्व गोविशाण उत्तराखंड में स्थित था और ये एक बहुत बड़ा नगर था। यहाँ से हमें जो प्राप्त हुआ है यह है चित्रित धूसर मृदभांड और उपयुक्त मृदभांड। देखो चित्रित धूसर मृदभांड, इससे पहले की जो क्लास में हमने ये बताया था कि चित्रित धूसर मृदभांड क्या होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक नया शब्द है उपयुक्त मृदभांड। उपयुक्त का अर्थ होता है अगर कोई जो मृदभांड हैं उन पे हम बाहर से पॉलिश करते हैं तो उनको कहते हैं उपयुक्त मृदभांड या पॉलिश्ड पॉटरी। यहाँ से हमें चित्रित धूसर और उपयुक्त दोनों प्रकार के मृदभांड प्राप्त हुए हैं। तो ये इस जो गोविशाण जो नगर है इसकी प्राचीनता का ये प्रमाण देता है, क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत पुराने मिट्टी के बर्तन मिले हैं। देखिए आप देख सकते हैं ये था पहले गोविशाण का टीला, जहाँ पे ये पहले ऐसा था जब तक इसका उत्खनन नहीं किया गया था। जब उत्खनन करने के बाद हमें ये साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे जो टीला है, यहाँ पे हमें बहुत सारे साक्ष्य प्राप्त हुए जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। विशर हिबर ने 1824 में उत्तराखंड की यात्रा की। उन्होंने गोविशाण को हिंदू तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध बताया। हमें जो प्राप्त हुआ है गोविशाण से, सबसे पहले तो हमें चित्रित धूसर मृदभांड, उपयुक्त मृदभांड जो इस नगर की प्राचीनता का प्रमाण है। उसके बाद हमें और जो मिला है ये है जो मुख्य टीला है, उसके उत्तरी भाग में इष्टिका मीन्स ईंट निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर के भग्नावशेष प्राप्त हुए हैं, मीन्स उसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। जो प्रस्तर था, जो हमारा जो टीला था, उसमें जो महल रहा होगा, उसकी प्रस्तर पर विशाल दीवार और उस पर लोहे की बड़ी बड़ी जो कीलें हैं वो लगी हुई थी, वो भी हमें यहाँ से प्राप्त हुई है।
जो टीला है उसके मध्य में कुषाणकालीन भवन के अवशेष भी हमें प्राप्त हुए हैं और नंदी सहित एक शिवलिंग की आकृति भी हमें प्राप्त हुई है। तो ये हमें प्राप्त हुआ गोविषाण से, जिसके अध्ययन से हमें गोविषाण के बारे में काफ़ी हमें जानकारियाँ मिलती हैं। हमारे पास अगली साइट आती है कालसी ध्वंसावशेष। हम कालसी के बारे में समझेंगे। देहरादून जनपद की यमुना नदी की एक सहायक नदी है अमलावा नदी। इसके तट पे एक प्राचीन एक शहर था जिसका नाम था कालकूट, जिसको अब हम कालसी के नाम से जानते हैं। यह 5वीं सदी ईस्वी पूर्व के यहाँ कुनिंद राजवंश का अधिकार था। यहाँ पे हमें जो कालसी है यहाँ पे बहुत सारे महत्वपूर्ण हमारे जो पुरातात्विक अवशेष हैं वो मिले हैं। उनमें से सबसे पहला है मौर्य सम्राट अशोक का शिलालेख जो यमुना पटौंस पर स्थापित है। यह शिलालेख पाली भाषा में है। मगध के मौर्य वंशी सम्राट अशोक अपनी राज्याज्ञा मीन्स राज्याज्ञा होता है कि राजा अपनी प्रजा को जो आज्ञा देता है हमें क्या करना चाहिए, राजा द्वारा जो बनाए गए जो नियम होते हैं, हालांकि अशोक द्वारा ये बनाए हुए नियम सबके लिए स्वैच्छिक थे, किसी पे ये जबरदस्ती नहीं थोपे गए, लेकिन फिर भी यहाँ पे राजा द्वारा जो बनाए गए कुछ नियम थे या जनता के लिए कुछ अगर मैसेज था उनको शिला पर लिखकर जनता के बीच इनको रखा गया ताकि जनता उन्हें पढ़ सके। देखिए ये है हमारे पास अशोक के शिलालेख, आप देख सकते हैं ये वो शिला है जिसपे लेख लिखे गए हैं और ये उसको जूम करके लेख की फोटो ली गई है। सम्राट अशोक के लेखों में मानवीय सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। जैसे ये बहुत बार ये क्वेश्चन बनता है कि कालसी लेख में क्या उल्लेखित है या कालसी से संबंधित कोई भी इस लेख से संबंधित कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें लिखा क्या है। सबसे पहले है जीव हत्या का निषेध, जीव हत्या न करें, जनसाधारण के लिए चिकित्सा व्यवस्था जैसे कुएं खोदना या फिर वृक्ष लगाना, धर्म प्रचार करने और माता पिता व गुरु का सम्मान करने, सहनशीलता, दयालुता आदि श्रेष्ठ मूल्यों का निर्देश दिया है। तो अशोक ने यहाँ पे काफ़ी अच्छे श्रेष्ठ मूल्यों का प्रचार किया था जिससे कि जनता के बीच सद्भाव बने रहे। लेख के अंत में 5 यवन राजाओं का भी हमें उल्लेख मिलता है। जो कालसी का शिलालेख है इसमें 5 यवन राजाओं का वर्णन मिलता है। देखो हमारे पास एक साइट है हरिद्वार जिसका पुराना नाम है मायापुर या गंगा द्वार। यहाँ उत्खनन से प्राप्त कनिंगन ने गंगा द्वार, मायापुर या हरिद्वार के पुरातात्विक महत्व का वर्णन किया। मायापुर का यह प्राचीन नगर सर्वनाथ मंदिर से राजा बैन के दुर्ग तक विस्तृत था। इस प्राचीन दुर्ग के अवशेष, खंडित इष्टिकाएं के टीले, नारायण शिला, प्राचीन मुद्राएं यहाँ से प्राप्त होती हैं। कनिंघम ने यहाँ से प्राप्त बुद्ध प्रतिमा जिसकी पीठ पर सिंह की आकृति एवं चक्र अंकित है, इसको प्रथम बुद्ध माना है। देखो हरिद्वार जब हमारे ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये नाम तो भारत के आज़ाद होने के बाद दिया गया, लेकिन हम मान सकते हैं कि सर्वे ऑफ इंडिया जो था उसके जो प्रमुख थे वो कनिंघम थे। इन्होंने अपने टाइम पे काफ़ी ज़्यादा साइट्सों को विजिट किया, उसका उत्खनन करवाया और नई नई चीज़ों को हमारे सामने लेके आए। तो कनिंघम महोदय का कार्य काफ़ी सराहनीय है। प्राचीन दुर्ग के अवशेष, यहाँ पे जो प्राचीन जो दुर्ग मिला इसके अवशेष, खंडित इष्टिकाएं, खंडित मीन्स टूटी हुई ईंट, और नारायण शिला एवं प्राचीन मुद्राएं यहाँ से प्राप्त होती हैं। कनिंघम को यहाँ से एक बुद्ध की मूर्ति प्राप्त हुई थी जिसकी पीठ पे सिंह की आकृति एवं चक्र अंकित है और कनिंघम का मानना था यह प्रथम बुद्ध थे, मीन्स बुद्ध की प्रथम मूर्ति। साइट आती है उत्तरकाशी जिसका प्राचीन नाम सौम्यकाशी एवं बाड़ाहाट है। बाड़ाहाट का प्रसिद्ध जो मेला है ये पंवार राजाओं द्वारा ही आरंभ किया गया। इसको समझेंगे हम कि उत्तरकाशी का जो पुराना नाम है सौम्यकाशी और बाड़ाहाट। हमें यहाँ पे पूर्ववर्ती पंवार काल या पंवारकालीन पुरातत्व सामग्री मिलती है। इसमें प्रमुख है बाड़ा की शक्ति। तो ये बाड़ा की शक्ति क्या है? उत्तरकाशी में एक मंदिर है, वहाँ पे एक त्रिशूल है जिसको हम बाड़ा की शक्ति कहते हैं, एवं उस पर उत्कीर्ण राजा गुहा का लेख। उत्तर भारत में जो ब्राह्मी जो बोली जाती थी उसको उत्तरी ब्राह्मी का नाम दिया गया। तो यहाँ पे जो उत्तरी ब्राह्मी है उस लिपि में यहाँ पे ये 3 पंक्तियों का लेख लिखा गया है। राहुल शंकरदयाल महोदय को लक्षेश्वर मंदिर में अत्यंत अलंकरण इष्टिका मिली है। डोलनी किले के सिंदूरी रंग की ईंटें प्राप्त हुई है। देखो राहुल शंकरदयाल महोदय को लक्षेश्वर मंदिर से अलंकृत इष्टिकाएं मिली हैं, मीन्स अलंकरण की हुई ईंटें। डोलनी किले से सिंदूरी रंग की ईंटें प्राप्त हुई है। देखो जो डोलनी किला है वहां से हमें सिंदूरी रंग की ईंटें प्राप्त हुई है, मीन्स लाल रंग की ईंटें। ये उत्तराखंड में मात्र एक जगह है
जहाँ पे हमें सिंदूरी रंग की ईंटें प्राप्त हुई है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि सिंदूरी रंग की ईंटें कहाँ प्राप्त हुई है, तो डोलनी किले में, उत्तरकाशी। डोलनी किले से प्राप्त प्रतिमाओं में महिषमर्दिनी मीन्स माँ दुर्गा की पाषाण प्रतिमा मिली है, जो कि एक विशिष्ट उदाहरण है। सभी मूर्तियां परवर्ती परमार काल की हैं। देखो जो ये मूर्तियां हैं लगभग ये सारे ये परवर्ती परमार काल के हैं। देखो पूर्ववर्ती होते हैं जो पंवार काल से पुराना समय, और परवर्ती होता है जो पंवार काल के बाद का समय, मीन्स जो बाद का समय मान सकते हैं, या इसको अंतिम चरण में जो पंवार राजा थे उनके द्वारा जो बनाई गई। राहुल शंकरदयाल ने जो दत्तात्रेय की रूप में जो पूजे जाने वाली जो बौद्ध मूर्ति है, राजा भोट ज्ञानचंद द्वारा अष्टधातु निर्मित, उसको बताया है। जो दत्तात्रेय के रूप में जो बौद्ध जो मूर्ति को पूजा जाता था वो बनाई है राजा भोट ज्ञानचंद। भोट के राजा भोट उस समय तिब्बत को कहा जाता था, तो तिब्बत के राजा ज्ञानचंद द्वारा अष्टधातु निर्मित बताया गया है। बालाहाट का प्रसिद्ध मेला पंवार राजाओं द्वारा ही आरंभ किया गया। हम अगली साइड पे चलेंगे। हमारे पास एक और प्राचीन स्थल है जगत ग्राम बाड़ावाला, देहरादून। देखो जो बाड़वाला है ये देहरादून में है। यहाँ पे एक छोटा सा गांव है जगत ग्राम। यहाँ पे हमें बहुत सारी पुरातात्विक साक्ष्य हमें प्राप्त हुआ है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 1952 और 54 में यहाँ उत्खनन किया गया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा सन 1952-54 में यहाँ पे उत्खनन करवाया गया था। जो यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ है ये हुआ है ईंटों से निर्मित यज्ञ वेदिकाओं। देखो जो पक्की ईंटें होती है, ईंट को बना के एक बार उसको आग में पका के, तो उसको हम पक्की ईंटें कहते हैं, जिनको पकाया गया हो। और जो कच्ची ईंटें होती है इनको सीधे सीधे मिट्टी से बनाया जाता है, धूप में सुखाया जाता है, और ये थोड़ा सा ये कच्ची भी होती है। हम एक समय में ईंटों का प्रयोग केवल मिट्टी से बनाए और उसको धूप में सुखाया जाता था, उसको आग में नहीं सुखाया जाता था। लेकिन उसके बाद के जो काल आए आदि ऐतिहासिक काल, उसमें या ऐतिहासिक काल इसमें ईंटों को आग में पकाना शुरू किया, और जिसके कारण उनकी जो मजबूताई है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पे हमें जो मिले उत्खनन में ये पक्की ईंटों के से निर्मित यज्ञ वेदिका। यहाँ पे हमें जो यज्ञ वेदिका होती है, जो यज्ञ कुंड होता है, वो मिले हैं। और ईंटों पर ब्राह्मी लिपि एवं संस्कृत में अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं। एक तो हमें यहाँ पे यज्ञ वेदिका, दूसरे ब्राह्मी लिपि एवं संस्कृत भाषा के अभिलेख यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। और यहाँ पे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एक हमें जानकारी मिलती है कि राजा सीलवर्धन द्वारा यहाँ पे 4 अश्वमेध यज्ञ करने का भी हमें यहाँ पे वर्णन मिलता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे कोई ऐसा राजा रहा था जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। इसका मतलब अश्वमेध यज्ञ कोई छोटा राजा नहीं करता था, वो जो बहुत बड़ा राजा या क्षेत्र का सबसे बड़ा जो राजा होता था वही अश्वमेध यज्ञ करता था। तो यहाँ पे इसका अर्थ ये हुआ कि देहरादून में इस काल में 3वीं शताब्दी ईस्वी में लगभग एक ऐसे राजा थे जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किए थे, जो इस क्षेत्र के सम्राट थे। हमारे पास अगली साइड है मोरध्वज, जनपद बिजनौर, उत्तर प्रदेश। भारतीय इतिहास और पुरातत्व संस्कृति विभाग और HND द्वारा 1978 से 81 के बीच यहाँ उत्खनन करवाया गया। उत्खनन में 3 कालक्रम प्रकाश में आए। यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 2 है। 2 जो कालक्रम है, 2 कालक्रम प्रकाश में आए। इसमें जो पहला चरण था ये है 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का, जो कि ये काफ़ी पुराना है। इस चरण में हमें क्या मिला, जिसमें प्राप्त अवशेषों में उत्तरी कृष्ण मार्जित मृदभांड, जो 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व की जो हमें जो सामग्री मिली है उसमें उत्तरी कृष्ण मार्जित मृदभांड का अर्थ होता है ब्लैक पॉटरी, मीन्स काले मिट्टी के बर्तन या मिट्टी के काले बर्तन। दूसरे धूसर एवं लोहित मृदभांड, ग्रे एंड रेड, ये सारे यहाँ पे हमें मिले हैं। स्थापत्य निर्माण के अंतर्गत पक्की ईंटों से गंगा घाटी के समकालीन संस्कृतियों के समान है। इस काल की संरचनाएं पक्की ईंटों से निर्मित है। जो 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व की जितनी भी इमारतें हैं या उस समय का जो निर्माण कार्य हुआ था वो पकी हुई ईंटों से हुआ था। तो ये समकालीन है, लगभग जो गंगा घाटी की जो संस्कृतियाँ रही हैं उसके समकालीन है। और उसी समय इस चरण से प्राप्त अन्य अवशेषों में पकी ईंटों पर निर्मित पशु, मानव, मृणमूर्तियाँ, खिलौने, गाड़ियाँ एवं पहिए, तांबे की चूड़ियाँ, लोह उपकरण आदि प्रमुख है। यहाँ पे हमें जो दूसरा काल मिलता है ये मिलता है कुषाण काल। इसमें पकी हुई ईंटों से निर्मित जो सुरक्षा प्राचीर है, जो दुर्ग होगा उसके बाहर से सुरक्षा की जो दीवार है वो मिली है। और इसमें जो टेराकोटा जिसको हम कहते हैं, इसकी बुद्ध की मूर्ति आदि को दिखाया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें मंदिर में गर्भगृह, मंडप और परिक्रमा पथ था।
एक स्तूप के अवशेष हमें प्राप्त हुए। देखो जो मंदिर है यहाँ पे, तो ये मंदिर, इसमें गर्भगृह, मंडप और परिक्रमा पथ भी हमें यहाँ पे मिला है। हमारी अगली साइट है शिव मंदिर, लाखा मंडल, जनपद देहरादून। जौनपुर जौनसार क्षेत्र में स्थित लाक्षेश्वर के नाम से विख्यात शिव मंदिर में स्थापित शिव को समर्पित यह मंदिर 12वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य नागर शैली का मंदिर है। यहाँ के अभिलेख में छगलेश राजकुमारी ईश्वरा की प्रशस्ति 5वीं और 6वीं शताब्दी का उल्लेख मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि इस स्थान पर पुरावशेष वर्तमान मंदिर से पूर्व काल के हैं तथा मंदिर की प्राचीनता 5वीं 6वीं शताब्दी ईस्वी तक की जाती है। राजकुमारी ईश्वरा की प्रशस्ति में भी यहाँ एक शिव मंदिर निर्माण करने की पुष्टि होती है। नेक्स्ट हमें जो मिलता है, जो हमें अपने इतिहास के बारे में जो जानकारी देता है, यह है मंदिरों की दीवारों पर लेख। वहाँ की दीवारों पर लेख लिखे गए हैं, जैसे काली मठ, केदारनाथ, गोपेश्वर, नाला आदि की जो मंदिर हैं, यहाँ पे हमें लेख देखने को मिलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट आता है मुद्रा लेख। उत्तराखंड के कई स्थानों से प्राचीन मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, जिन पर लेख उत्कीर्ण है। इसमें है, सबसे पहले आते हैं कुषाण मुद्राएं, जो हमें कहाँ मिली? ऋषिकेश, मुनिकीरेती एवं सुमारी ग्राम, काशीपुर, खटीमा, मोयूलो। मीन्स मोयूलो ये कहा गया है हेनसांग द्वारा मोरध्वज को। मोरध्वज का पुराना नाम मोयूलो है, मीन्स मोयूलो, हेनसांग ने इसको मोरध्वज इत्यादि। इसमें प्रथम और द्वितीय सदी की मुद्राएं प्राप्त हुई है। शुंगकालीन मुद्राएं, भद्रमित्र की ऋण मुद्राएं अंबाड़ी गांव देहरादून से प्राप्त हुई है। तो शुंगकालीन, इसमें कहा जाता है कि जो भद्रमित्र था, ये शायद कोई शुंग का कोई सेनापति या कोई अधिकारी जो उत्तराखंड में रहता था, उस तो जो ये मुद्राएं शुंगकालीन जो मुद्राएं वो इस कारण यहाँ से प्राप्त हुई है। तीसरा था कुनिंद मुद्राएं। कुनिंद राजवंश की 3 प्रकार की मुद्राएं हमें मिली हैं। ये अल्मोड़ा से 200-300 ईस्वी पूर्व की 3 प्रकार की मुद्राएं प्राप्त हुई है। सबसे जो पहला प्रकार है अमोघ भूति प्रकार, ये रजत और स्वर्ण की मुद्राएं हैं, मीन्स चांदी और सोने की। दूसरा होता है अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के, ये 54 सिक्के ये कतियूर घाटी से प्राप्त हुए हैं। और तीसरा होता है चत्रेश्वर या छत्रेश्वर प्रकार के सिक्के, ये हमें जो प्राप्त हुए हैं। लेकिन यहाँ पे जो चत्रेश्वर लिखा गया है, ये कुनिंदों के आराध्य देव थे। उत्तराखंड में यमुना प्रसाद शैली का प्रचलन था। ये कैसी शैली थी? ये कुनिंद काल में जो मंदिर थे उनको काठे के बनाया जाता था, मीन्स ये काष्ठ निर्मित मंदिर थे और जो लकड़ी से बनाए जाते थे। और इस शैली को पुरातत्वविदों ने यमुना प्रसाद शैली का नाम दिया। थैंक यू गाइस, आई होप सो आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करें और इन्फॉर्मेशन को शेयर जरूर करें, हमारी वीडियो को शेयर करें, ताकि बहुत सारे ऐसे लोग जो पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन उनके पास अच्छा स्टडी मटेरियल नहीं पहुंच पाता है, तो उनसे हमारी क्लास जरूर शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। थैंक यू।